चैप्टर यूनिट बात कर रहा है क्वासी एंड कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी क्या होता है? जिसको आप और हम मिल के नहीं बनाए, हम लोगों को लीगली एनफोर्स किया गया ये राइट या ऑब्लिगेशन क्रिएट करने के लिए। एक बच्चा है, उसके पेरेंट का डेथ हो गया है, कोर्ट बोला इस बच्चे को उसके चाचा संभालेंगे। क्या पेरेंट और चाचा के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? नहीं। क्या बच्चे और चाचा के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? नहीं। ये कौन इन्फोर्स किया कि पेरेंट के ऊपर, ये उस चाचा के ऊपर ऑब्लिगेशन, उस बच्चे का राइट क्रिएट हो गया है? कोर्ट, लॉ। तो देखो यहाँ पे बोला लॉ क्रिएट एंड एनफोर्स लीगल राइट एंड ऑब्लिगेशन although the parties have never entered into a contract, that is known as quasi। अब यू याद कर सकते हो, क्वासी मीन्स क्रिएटेड बाय लॉ। ठीक है, तो वहां पर लिखा भी कॉन्ट्रैक्ट कंस्टिट्यूटेड बाय लॉ आर नोन एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। हाँ सर। तो यहाँ पे सर्टेन रिलेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, ये जनरली इन इंग्लिश लॉ दे आर रेफर्ड एज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। इंग्लिश लॉ में उसको बोलते हैं इम्प्लाइड या कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, जबकि इंडियन लॉ में उसको बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। जैसे अच्छा एक और एग्जांपल देखिए, आपको एक पड़ा हुआ सामान मिला, आपको पता चल गया नीरज सर का सामान है, आप मेरे तक पहुंचवाए, उसको पहुंचाने का खर्चा लगा, वो हमको आपको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ सर, आपके मेरे बीच में कोई डील हुआ था कि आप हमको मेरा सामान पहुंचाओगे और जो भी खर्चा लगेगा हम आपको देंगे? नहीं। पहले से ऐसा कोई तय, देखो पहले से तय हो जाता तब तो कॉन्ट्रैक्ट ही हो जाता, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन यहाँ पे अपने बीच में पहले से ऐसा कोई बात नहीं हुआ था। तो बेटा जी यहाँ पे लॉ बोलता है कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा जो भी खर्चा, मेरे को आपको पेमेंट करना पड़ेगा जो भी आपका खर्चा लगे। ठीक है, दैट इज नोन एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। एक और एग्जांपल, आप एक केक का डिलीवरी हुआ, आपका और अनुश्री का घर अगल बगल में था, केक अनुश्री मंगवाई थी, गलती से डिलीवरी आपके घर पे हो गया, आप खा लिए केक, आपको लगा बर्थडे गिफ्ट है, आपको बाद में पेमेंट करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ करना पड़ेगा सर। तो सर जी ये कॉन्ट्रैक्ट ना आपके और अनुश्री के बीच में भी नहीं हुआ था कि वो केक ऑर्डर करेगी, पे आप करोगे, ना आपके और उस केक डिलीवरी के बीच में हुआ था। मान लो पेरिस बेकरी से केक आया, तो आपके और पेरिस बेकरी के बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, बट फिर भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि लॉ बोलता है ऐसा। तो ये हुआ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के फीचर्स क्या हुए? सर पहला बात, इट इज इम्पोज बाय लॉ एंड डज नॉट अराइज बाय एग्रीमेंट। आपके और मेरे बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था बट उसको लॉ इम्पोज किया। The duty of the party is not to promise of any party on the basis of such contract। कोई किसी को प्रॉमिस नहीं किया था पहले से, फिर भी ड्यूटी क्रिएट हो गया। The right under it is always a right to money and do not always liquidate sum of money। आप यहाँ पे पैसे का ही जनरली बात होगा, कोई परफॉर्मेंस का बात नहीं होगा इसमें। The right is available against specific person, not the whole world। आपको अगर पेमेंट करना है तो वो आप ही पे ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है, आपके थ्रू किसी थर्ड पर्सन पे नहीं। ठीक है, और अगर से यहाँ पे भी कोई पार्टी नहीं पे करे तो क्या कर सकते हैं फिर? वो केक आप खा लिए और अब आप बोल रहे नहीं किस बात का पैसा, हम तो नहीं देंगे, तो आपके अगेंस्ट भी केस फाइल हो सकते हैं, है ना? हाँ तो होगा सर। हाँ सर टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। इंडिया में फॉलोइंग क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन है। राइट, इंडिया में कौन कौन सा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है? क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू अ पर्सन इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, माइनर या अनसाउंड माइंड, इन लोगों को आप कोई नेसेसिटी टू लाइफ सप्लाई करो
और अगर उसके स्टेट या प्रॉपर्टी में पैसा है, भले ही आपका उससे कोई बात नहीं हुआ था कि आप उसको सामान दोगे बदले में पैसा लोगे, बट वो पैसा आप वसूल कर सकते हो उससे। पढ़े थे माइनर में और ये ठीक है। पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, आपकी और एक मान लो मेरा और आपके पापा के बीच में कोई डील हुआ, लेकिन उसका बेनिफिट आपको जा रहा है। अब आपके पापा पे नहीं कर रहे, मान लो आप एक बार मेजर हो, अब आपके पापा पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आप पे करोगे क्योंकि आप इंटरेस्टेड पार्टी। बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेचुअस एक्ट, नॉन ग्रेचुअस एक्ट क्या होता है? जिसमें कोई पैसे का लेन देन का बात नहीं हुआ, हम आपको पढ़ाया बदले में कोई फीस नहीं ले रहे, ये हुआ नॉन ग्रेचुअस एक्ट। लेकिन अगर आपको इसका कोई नॉन ग्रेचुअस एक्ट का कोई बेनिफिट मिल रहा है तो वो बेनिफिट के लिए आपको पे करना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, आपको कोई पड़ा हुआ गुड्स मिला। मनी पेड बाय मिस्टेक, गलती से हम आपको पेमेंट कर दिया दूसरी की जगह, तो पैसा लौटाना आपका जिम्मेदारी बनता है ना। या आप हमको धमकी दे के प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवाए हो, वो भी आपको वापस करने का जिम्मेदारी बनता है। यही सबका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, ठीक है। इसको एक बार रीड करना, नहीं समझ में आज चलो रीड कर ही लेते हैं, एक एक पॉइंट पकड़ते हैं। चलो क्या क्या लिखा है। नंबर 1 पहला एग्जाम्पल, क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाईज। यहाँ पे वही बात लिखा है जो हम बोला था, नेसेसरीज आर सप्लाइड टू अ पर्सन इज कॉम्पिटेंट इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्टैक्ट द सप्लाई इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द प्राइस फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द इनकॉम्पिटेंट पर्सन। पर्सनली लायबल नहीं होगा सर, वो सिर्फ आप प्रॉपर्टी से पैसा वसूल कर सकते हो उसके स्टेट से। नंबर 2 एग्जाम्पल था पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। सेक्शन 69 प्रोवाइड दैट अ पर्सन इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी ऑफ विच अनदर इज बाउंड बाय लॉ। देखो लॉ बाउंड कर रहा है किसी और को पे करने में। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, आपको कोई सामान दे दिया कोई दुकानदार, बाद में आप पता चला आप माइनर हो, हिसाब से आपके पापा को पे करना चाहिए कि नहीं उसको? हाँ वही पॉइंट यहाँ पे है। द पेमेंट मेड शुड बी बोनाफाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वंस इंटरेस्ट। आपके पापा अपना इंटरेस्ट, क्योंकि आप उनकी बेटी हो, उसके लिए उनको पेमेंट करना पड़ा, ठीक है। द पेमेंट शुड नॉट हैव बीन मेड ग्रेचुअसली और वॉलंटरीली। वो इसलिए पे नहीं कर रहे हैं कि उनको कोई पेमेंट बनता नहीं था, बट दे रहे हैं, आपके भी आप में वो पे कर रहे हैं। देखो यहाँ पे अनदर पर्सन मस्ट बी बाउंडेड बाय लॉ। आपके पापा ही तो लॉ से बाउंड होंगे, आपका भैया या आपके टीचर, आपका लॉयर डॉक्टर बाउंड नहीं हो सकता, ठीक है। द पेमेंट मस्ट बी मेड टू थर्ड पार्टी नॉट टू हिमसेल्फ। तुम्हारे पापा तुमको नहीं देंगे, उस दुकानदार को देंगे, है ना। बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेचुअस एक्ट। सर नॉन ग्रेचुअस एक्ट क्या होता है? जिसमें पहले बात कोई पेमेंट का नहीं हुआ था। ग्रेचुअस मतलब फॉर पेमेंट, नॉन ग्रेचुअस मतलब विदाउट एनी पेमेंट। सेक्शन 70 deals with the obligation of a person enjoying a benefit for a non-gratuitous act. When a person lawfully does anything for another person, कोई अगर आदमी कानूनी तौर पे किसी के लिए कुछ करे और delivering anything to him, not intended to do so gratuitously, such person who enjoys the benefit। वही केक वाला एग्जाम्पल, आप केक अगर खाए हो तो आपको पेमेंट करना पड़ेगी। फॉर द एप्लीकेशन से फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड। कुछ कंडीशन है, ये एक्ट लॉफुल होना चाहिए। अब आपको हम बंदूक दे और आपको पेमेंट देना पड़ेगा, वो बात यहाँ नहीं हो सकती। आप नहीं दे रहे हो आप पेमेंट, कोर्ट कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये इनलॉफुल अनलॉफुल एक चीज था, ठीक है ना। तो लॉफुल होना चाहिए। हम आपको हमें केक डिलीवरी किया, बंदूक, गोला बारूद, ड्रग्स, ये सब नहीं। इट मस्ट हैव डन बाय पर्सन नॉट इंटेंडिंग टू इट ग्रेचुअसली। आपको डिलीवरी इस बात से नहीं हुआ था कि आप पेमेंट करने वाले थे, आपको विदाउट एनी कंसिडरेशन डिलीवरी हुआ था। मेरा पहले कोई बात नहीं हुआ था पेमेंट का, और लेकिन आप उस बेनिफिट को एंजॉय कर लिए, वो केक तो आप खा लिए,
ठीक है। Responsibility of finder of the goods. Next example, the finder of the goods must try to find out the real owner of the goods and deliver the goods to him on demand. The obligation are imposed to find out good by person. यानी अगर आपको कोई पड़ा हुआ सामान मिला है तो आप ये नहीं बोल सकते मेरा मन हम वापस किए, मेरा मन हम नहीं वापस किए। आपको वापस करना पड़ेगा, ये बात लॉ बोलता है। आपका उस आदमी के बीच कोई डील नहीं हुआ था कि आप उसका सामान लौटाओगे, बट लॉ बोलता है आपको लौटाना पड़ेगा। और अगर आपका कोई खर्चा लगा है तो उसका कॉम्पनसेशन आप ले सकते। ठीक। नेक्स्ट बोला मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कोएर्शन। गलती से हम आपको कोई पैसा दे दिए या धमकी दे के मेरे से कोई पैसा ले लिए तो बाद में वो आप हमको वापस लौटाओ। लॉ बोलता, लॉ बोलेगा वापस दो पैसा। आपके मेरे बीच में कोई डील नहीं हुआ था, पैसा वापस दोगे मेरा, बट फिर भी आपको देना पड़ेगा क्योंकि लॉ बोलता है। अब यहाँ बोला क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है? सर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट आर एब्सेंट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में वो जो एसेंशियल एलिमेंट्स पड़े, एग्रीमेंट, ऑफर, कंसिडरेशन, ये सब एब्सेंट है, जबकि नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में ये सब प्रेजेंट है। यहाँ पे ऑब्लिगेशन कौन इम्पोज कर रहा है? लॉ इम्पोज कर रहा है, जबकि यहाँ पे ऑब्लिगेशन क्रिएटेड बाय कंसेंट ऑफ द पार्टी। ठीक है। अब अगला टॉपिक आता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। सर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो कॉन्ट्रैक्ट किसी और बात के होने या नहीं होने पे डिपेंड करे। ठीक है, यही होता है कंटिंजेंट। A contract to do or not to do something if some event or collateral such contract does not or does happen। कोई हम आपको बोला हम आपको डिलीवरी देगा, अगर मेरे फैक्ट्री में उतना यूनिट प्रोड्यूस हो गया तो आपको डिलीवरी देना या नहीं देना डिपेंड करता है मेरी फैक्ट्री में उतना यूनिट बनेगा या नहीं बनेगा। मैं एक एग्जांपल दे रहे हैं, बट ये एग्जांपल कंटिंजेंट का नहीं है, वैगरिंग का है। बारिश होगा तो हम आपको 2 लाख देंगे, बारिश नहीं हो तो आप हमको 2 लाख दो। बट ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है सर, क्योंकि यहाँ पे एक ही पार्टी को कुछ मिलेगा अगर एक पॉइंट हुआ तो। ये जुआ एक टाइप वैगरिंग है। वैगरिंग कंटिंजेंट तब होता जब हम आपको पैसा दे रहे तो बदले में हमको भी सामान मिल रहा है, आप हमको सामान दे रहे हो तो बदले में आपको पैसा मिल रहा है। वन साइडेड नहीं हो रहा है सर। ठीक है। अगर आप मेरे प्रोग्राम में आओगे, मेरे क्लब है वहाँ पे नाइट को सिंगिंग का प्रोग्राम होता है, अगर आप लगातार 7 नाइट्स आके गाना गाओगे तो हम आपको 50,000 रुपया देंगे। तो आप पहले 7 रात गाओगे तभी मिलेगा 50,000। अगर 3 रात गाना गाए उसके बाद नहीं गा पाए तो हम आपको 50,000 नहीं देंगे। ठीक है ना। हो सकता नहीं मिले, हो सकता खाली 3 ही रात का मिले। देखो क्या बोला, कॉन्ट्रैक्ट टू पे ₹50,000 इफ बीज हाउस इज बर्न। अगर आपका घर जल गया तो हम आपको 50,000 रुपया देंगे। सर ये तो इलीगल बात हो रहा है। नहीं, यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी वाला बात सोचो। बेटा जी अगर ऐसे नॉर्मली होता तुम्हारा घर जला देंगे तो हम तुमको बोले अनुश्री का घर जला दो तो हम तुमको 50,000 रुपया देंगे। ये नहीं बोल रहा है मैं यहाँ पे, इंश्योरेंस कंपनी बोल रहा है। इंश्योरेंस कंपनी बोल रहा है तुम प्रीमियम भरते हो। अब अगर तुम बीमार पड़े, हेल्थ इंश्योरेंस लियो मान लो, तो तुम बीमार पड़े तो तुम्हारा वो हेल्थ इंश्योरेंस का पेमेंट करेगा ना। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है बेटा, मैच्योरिटी पे पूरा पैसा मिल जाता है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, इनमें सर आप प्रीमियम भरते रहिए, कुछ नहीं हुआ तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक्सीडेंट हुआ या आग लगा, हेल्थ बीमार पड़ा या आग लगा तभी आपको पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे मान लो भी अपने घर का इंश्योरेंस कराए, अब अगर घर जलेगा तो 50,000 मिलेगा। ठीक है। तो पहला 2 पॉइंट तो नॉर्मल है, द कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, इट डिपेंड अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट इन फ्यूचर। लेकिन ये वाला पॉइंट बहुत काम का है सर। जो कंडीशन लगा रहे हैं ना वो अनसर्टेन होना चाहिए, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। समझे मेरा बात?
मतलब क्या बोलना चाहते हैं सर? देखो अनसर्टेन मतलब क्या होता है, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बट इम्पॉसिबल मतलब सर वो हो ही नहीं सकता। तब फिर आसमान से तारा टूट के गिरेगा अगले 15 मिनट में, ऐसा सब बातें इम्पॉसिबल होता है। भगवान दर्शन देंगे तो हम तुमको 2 लाख रुपए देंगे, ऐसा होता है। हम बोला सर ये भगवान दर्शन देना अब ऐसे कैसे पॉसिबल है? आज के कलयुग में भगवान आगे सबको दर्शन दे जाए, ये पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि दुनिया में इतना कोई निष्पाप नहीं है, सब पापी है, थोड़ा बहुत पाप सबके मन में है। और मेरा मानना है कि वो तो मेरा मानना है कि अगर थोड़ा बहुत पापी सबको है तो भगवान दर्शन नहीं देंगे उसको। आज की डेट में हल्का फुल्का क्राइम, हल्का फुल्का पाप, हल्का फुल्का गलत इंटेंशन सबके पास है। तो पॉइंट इज सर जो इम्पॉसिबल है उसके लिए कंटिजेंसी का बात नहीं हो रहा, अनसर्टेनिटी के लिए बात। और ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अनसर्टेनिटी जो है ना वो तुम्हारे मेन कॉन्ट्रैक्ट से कनेक्टेड होना चाहिए। इसीलिए वैगरिंग और इसमें फर्क है। रुपया देना और बारिश का आने में वैसे देखा जाए तो डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, जुआ है। लेकिन फैक्ट्री में प्रोडक्शन होगा और तुमको सप्लाई करेंगे, तो ये गुड्स वही है जो फैक्ट्री में प्रोडक्शन होने का बात हो, है ना। तो कंटिजेंसी का जो कंडीशन हम लगा रहे हैं वो कंडीशन तुम्हारा मेन कॉन्ट्रैक्ट से कुछ वे में कनेक्टेड हो जाए, एकदम अनकनेक्टेड नहीं होना चाहिए। इसीलिए बेटा इंश्योरेंस हम अपने पड़ोसी का नहीं करवा सकते, अपने घर वाले मेंबर लोग का करा सकते, है ना। बात समझे? मेरे पड़ोस में एक आदमी रहता है, उसका लाइफ इंश्योरेंस करवा लिया, क्या LIC हमको पैसा देगा? बाद में नहीं देगा, क्योंकि वो मेरे कनेक्टेड नहीं, कंसर्न्ड नहीं है मेरे से। उसका मेरे लाइफ में, मेरा उसका लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं। उसको अगर कुछ हो जाए तो मेरा लाइफ का कुछ नहीं बिगड़ेगा एक पॉइंट से। इमोशनली सेटबैक होगा अलग बात है, मेरा दोस्त है, बट बीइंग ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा लाइफ उसके नहीं होने या होने से रुक नहीं जाएगा, या लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन मेरे फैमिली मेंबर, यस सर, प्रॉब्लम आएगा। वो आपके लाइफ से इंटरेस्टेड है, कनेक्टेड है, कंसर्न्ड है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोला रूल्स रिगार्डिंग कंटिजेंसी। यहाँ पे क्या बोला? रूल्स रिगार्डिंग में पहला नंबर रूल बोला एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन इवेंट हैपनिंग या फिर इवेंट नॉट हैपनिंग, दोनों हो सकता है। किसी बात के होने का भी कंडीशन हो सकता है या कोई बात नहीं होने का भी कंडीशन हो सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम तुमको पैसा देंगे। द इवेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट टू बी डीम्ड इम्पॉसिबल इफ इन द फ्यूचर कंडक्टिंग ऑफ लाइफ लिविंग पर्सन। हाँ, कोई इम्पॉसिबल बात है तो फिर उसके लिए कंटिजेंसी नहीं होगा। Then contract become void which are contingent in fixed time। अगर एक टाइम लिमिट के अंदर वो घटना नहीं घटा तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट void हो जाएगा। एग्रीमेंट कंटिजेंट इम्पॉसिबल इवेंट इज एग्रीमेंट कंटिजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट इज void, देखो लिख दिया। अगर इम्पॉसिबल इवेंट का हम कंडीशन लगाता है तो स्टार्टिंग से void हो जाएगा, ठीक है। यही सब बात यहाँ पे एक्सप्लेन किया, इसमें कुछ ज्यादा लंबा छोड़े नहीं, कल एग्जाम्पल दिया वो पढ़ ले। अब आ जाओ परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलते हैं सर? ऑब्लिगेशन ऑफ द, मतलब कौन परफॉर्म करेगा, कब परफॉर्म करेगा, कब नहीं परफॉर्म करेगा अपना ड्यूटी, इसके ऊपर बात होगी। पहला बात बोला ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, जिनका नाम कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है ऑब्लिगेशन उन्हीं के ऊपर है, ठीक है ना। देखो क्या लगेगा, पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट आइदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रॉमिस अनलेस सच परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस्ड विद एन एक्सक्यूज अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट।
या तो वो पॉसिबल नहीं रहा तो हम लॉ बोल रहा कैसे होगा। शिप में सामान आ रहा था, हम आपको बेचने का बात किए थे, शिप ही डूब गया, तब परफॉर्म करना जरूरी नहीं है। या फिर आप ही हमको बोलते अच्छा ठीक है जाओ तुम्हारा परफॉर्मेंस माफ किए, तो फिर ये परफॉर्मेंस करना जरूरी नहीं है, आप तो एक्सक्यूज कर दिया हमने नहीं। तो अगर लॉ या आप हमको एक्सक्यूज कर रहे हो देन अलग बात, अदरवाइज जो पार्टी परफॉर्म करने का प्रॉमिस किया है उसको अपना पार्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। सर अगर नहीं किया तो आप उस पर केस करोगे, केस में क्या होगा, या तो आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा या कोर्ट उस आदमी को फोर्स करेगा कि परफॉर्मेंस पूरा करके। ठीक है हाँ। जैसे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हाँ। A promised to deliver goods to B on certain day on payment of 1,000. A dies before the day. A's representative are bound to deliver the goods to B. और भी उसके 1000 रुपये उसके रिप्रेजेंटेटिव को दे। अरे ऑब्वियस सा बात है, बिजनेसमैन से आप डील किए कुछ खरीदने का, वो आदमी मर गया तो अरे जो उसका बिजनेस संभालेगा वो देगा ना आपको सामान, तो और आप उसको पेमेंट दोगे। A promised to paint a picture for B on certain day at a certain price. A dies before the day. अब यहाँ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पेंटिंग जो करने का बात किया तो वही आदमी पेंट करके दे सकते है ना। सोनू निगम आपके पार्टी में आके गाना गाने का बात किया था, सोनू निगम ही नहीं रहा हाँ। अब क्या कर लोगे, उसका रिप्रेजेंटेटिव बोल के तो कोई गाना नहीं गा सकता, उसका बेटे को थोड़ी बोलोगे तुम गाना गाओ हाँ। ऐसा पॉसिबल नहीं है सर। तो सर्विस के केस में जनरली वो आदमी नहीं रहे तो परफॉर्मेंस अब पॉसिबल नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वहीं टूट जाएगा। लेकिन गुड्स के केस में उनके रिप्रेजेंटेटिव को देना पड़ेगा। ठीक है हाँ। तो जब आप नेक्स्ट बोला इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। When a promisor has made an offer to a performance to the promisee and the offer has not been accepted, the promise is not responsible for non-performance. हाँ, हम आपको बोला था हम आपके यहाँ गाना गाएगा, आप हमको पैसा दोगे। हम आपके यहाँ गाना गाने आया, आप ही हमको गाना गाने का मतलब न स्टेज दिए न माइक दिए, या आप हमको गाना गाने नहीं दिए, तो यहाँ पे मेरा ड्यूटी खत्म। अब मेरे को आप बाउंड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे आपका गलती से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आप अपना राइट खो दिए क्योंकि आप ही हमको परफॉर्म करने का अपॉर्चुनिटी नहीं दी। तो पैसा तो आप मांग सकते हैं, वो अलग बात हो गया, बट अब परफॉर्म करना मेरे लिए कंपल्सरी। अभी यहाँ पे पैसा का बात नहीं हो रहा है, यहाँ बात हो रहा है परफॉर्मेंस कब कब नहीं करना है या कब कब करना है। इस पूरा पार्ट में यही मेजर डिस्कशन पॉइंट हो गया। ठीक है हाँ। इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म द प्रॉमिस। जो प्रॉमिस किया अगर वो परफॉर्म करने से मना कर दे तो या तो आप उस पर केस करोगे पैसा के लिए, और अगर वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है तो उसको परफॉर्म करने के लिए बाउंड करोगे। मान लो हम आपको पढ़ाने का बात किया, हम आपको अभी मना कर दे कि हम नहीं पढ़ाएंगे, तो आप जो फीस दियो या तो वो रिकवर कर लोगे या एक्स्ट्रा लॉस जो आपको लगने वाला है वो कॉम्पनसेशन ले लोगे, क्योंकि अभी आपके पास मौका है दूसरे टीचर के पास पढ़ने का। लेकिन मान लो दूसरा टीचर अब बोल रहे इतना कम टाइम के लिए आए हम तो फीस ज्यादा लेंगे, तो आप मेरे को फीस के लिए मेरा को जो फीस दियो तो वापस लोगे, प्लस आपको जो एक्स्ट्रा लॉस लग रहा है मार्केट में उसका भी आप कॉम्पनसेशन लोगे। चलो ठीक सर, आप हमको पढ़ाने का मना किए अक्टूबर में जाके, आपका एग्जाम है दिसंबर में या जनवरी में, हम आपको नवंबर एंड में मतलब एग्जाम के वही 15-20 दिन महीना भर पहले आपको बोल दिया चलेगा, हम तो आप पढ़ा नहीं पाएगा। अब आप उनको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए मजबूर कर सकते हो, यहाँ पे कॉम्पनसेशन से काम चलेगा नहीं, क्योंकि 15-20 दिन महीना भर में आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके कोई दे नहीं पाएगा। मान लो एक बार के लिए, मान लो मार्केट में कोई टीचर अब आपको पढ़ाने को रेडी नहीं है, बोले एग्जाम के महीना भर पहले हम ऐसे नहीं ले सकते, तो यहाँ पर आपको कॉम्पनसेशन से काम नहीं चलेगा। हम आपको ये नहीं बोल सकता तुम्हारा मेरा 10,000 का फीस का बात हुआ था 12,000 ले लो वापस, हम 12 दिनों को तैयार है, हम नहीं पढ़ा पाएंगे, हम 15 दिनों को तैयार है, हम नहीं पढ़ा पाएंगे। आप यहाँ क्या बोलोगे कि पैसे से मेरा काम
नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको नीरज सर आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, मतलब पढ़ाना पड़ेगा। तो आप उनको कोर्ट में इस बात के लिए भी मजबूर कर सकते हो। सर अगर आपके लिए आप बीमार पड़ गए हो, बहुत ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है अब आपके पे पढ़ाना, तब तो फिर वॉइड हो ही जाएगा, है ना। लेकिन अगर मेरे लिए पॉसिबल है, हम जानबूझ के मना कर रहे हैं, हमको कहीं और बड़ा पैसा मिल रहा है इसलिए हम आपको मना कर रहे हैं, देन आप हमको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए मजबूर कर सकते। ठीक बात है। यही सब बात यहाँ पे लिखा है। यहाँ एक पॉइंट बोला, पर्सन बाय हुम प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म। कौन परफॉर्म करेगा? जो प्रॉमिस किए, है ना। हेलो, मेरा वॉइस आ रहे हैं? तो आपने यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं कि कौन परफॉर्म करेगा? जो प्रॉमिस किए। सोनू निगम अगर आपके यहाँ गाना गाने बोला तो सोनू निगम को गाना पड़ेगा ना, कोई और वो असिस्टेंट भेज देगा थोड़ी नहीं चलेगा। लेकिन गुड्स के केस में सर जो प्रॉमिस किया या तो वो या उसके बिहाफ में कोई भी अगर हमको डिलीवरी दे हमको चले। हम आपको बोला था हम एप्पल 13 आपको देगा, बेचेगा। अब मेरी जगह हम बोला मेरा एक और दोस्त है उसका भी मोबाइल का शॉप है, वो आपको एप्पल 13 डिलीवरी कर देगा। आपको फर्क नहीं पड़ता, आपको उसी प्राइस में एप्पल 13 अगर मिल रहा है, यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम। लेकिन सर जहाँ ये सर्विस मैटर वाला बात आता है, हम बोला हम पढ़ाएगा आपको, और अब हम बोल रहे हैं मेरा एक स्टूडेंट है वो पढ़ा देगा, आप मना कर सकते हो। तो जनरली जो प्रॉमिस करता है तो वो परफॉर्म करेगा या उसका रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकता। ठीक है। इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन। अगर आप थर्ड पर्सन से एक्सेप्ट कर लिया, हम बोला मेरा आपको मेरा पार्टनर है वो पढ़ा देगा, और आप एग्री कर गए कि ठीक है सर हम उनसे पढ़ लेंगे, वो भी सीए आप भी सीए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चलने का बाद में आप बोले नहीं 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 हमको तो आप ही पढ़ाओ, आप ही बात किए थे, अब आप नहीं चलेगा। एक बार अगर आप थर्ड पर्सन से परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लियो, देन अब आप वापस दोबारा हमको डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है। नहीं कर सकते। अगला हेडिंग बोला डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटी। मान लो हम और मेरा एक पार्टनर है, अभिषेक सर है सेंटर में, हम और अभिषेक सर, हम दोनों मिलकर आपको प्रॉमिस की कि हम लोग आपको सीएमए फाउंडेशन पढ़ा दें। हम लोग का जॉइंट लायबिलिटी हो गया वहां पे, हम लोग ज्वाइंटली मिलकर आपको प्रॉमिस किए। आप दोनों अगर मान लो अचानक अभिषेक सर मना कर दे तो आप मेरे को कंपल्सन कर सकते हो कि नहीं अब आपको पूरा करना पड़ेगा। आपको नहीं फर्क पड़ता, जॉइंट प्रॉमिसर लोग प्रॉमिस किया तो दोनों में से किसी एक को आपका बात पूरा करके देना पड़ेगा। हम और अभिषेक सर मिलकर आपको प्रॉमिस किया हम आपको 5 लाख रुपीज देंगे, हिसाब से बात हुआ था 2.5 लाख देने का। लेकिन अब अभिषेक सर डिनाई कर गए कि उनके पास पैसा नहीं है, वो नहीं दे सकते। आप बोलोगे हमको नहीं मतलब, हमको नीरज 5 लाख देगा, मेरे को मेरा 5 लाख मिलने से मतलब। तो ज्वाइंट प्रॉमिसर में आप किसी एक प्रॉमिसर को कंपेल कर सकते हो अपना परफॉर्मेंस पूरा करने के। ठीक है। हाँ। अगला पॉइंट बोला इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल रिलीज ऑफ वन ज्वाइंट प्रॉमिसर। आप अभिषेक सर को रिलीज कर दिए, ठीक है जाइए आप अपना परफॉर्मेंस पूरा मत कीजिए। हम लोग ज्वाइंट प्रॉमिसर था, ज्वाइंट प्रॉमिसर हम लोग दोनों मिलके प्रॉमिस किया था। हाँ। आप अभिषेक को रिलीज कर दिए। हाँ। क्या हम भी रिलीज हो गया फिर? नहीं हम रिलीज नहीं थे। अब अभिषेक सर रिलीज हो गया, आप उनको दोबारा फोर्स नहीं कर पाओगे, बट मेरा जिम्मेदारी रहेगी। डिवोल्यूशन ऑफ ज्वाइंट राइट, वैसे ही सेम बात आपको और अनुश्री को हम प्रॉमिस किया था, यानी यहाँ पे प्रॉमिस ही 2 है। पिछले एग्जांपल में 2 प्रॉमिसर थे। हाँ। अब यहाँ 2 प्रॉमिस दिए, जिनको प्रॉमिस मिला वो 2 लोग हैं। हाँ। तो सर यहाँ पे दोनों का मिलके ज्वाइंट राइट होगा। हम अगर अनुश्री को सामान दे दें, मेरा मानना है दोनों को दे दी, कल को आप ये नहीं बोल सकते हमको नहीं मिला। आप और अनुश्री पार्टनर हो, पार्टनर। हम आप लोग को 10 लाख पीस डिलीवरी करने का बात किया ना, कोई पर्टिकुलर आइटम का, आप मिले नहीं, या अनुश्री को 10 लाख पीस हैंड ओवर करके आ गए,
क्या हम अपने परफॉर्मेंस कंप्लीट, मेरा परफॉर्मेंस कंप्लीट हो गया या आप अभी मेरा आप गला पकड़ सकते हो? क्या हमको तो मिला नहीं? हो गया ना? नहीं हो गया तो। हाँ हो गया, क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते अरे हमको नहीं मिला, हम क्या करें? आप अनुष्य को दे रहे, तुम दोनों मिलके पार्टनर थे, हम तुम दोनों को प्रॉमिस किया था, तो एक को डिलीवरी मतलब मेरे लिए दोनों को डिलीवरी होगी, ठीक है ना? नेक्स्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। यहाँ पे 3-4 बात बोलना है हमको, अगले 3-4 हेडिंग इन्हीं पे चलेगी। बेटा जी अगर टाइम स्पेसिफाइड था कॉन्ट्रैक्ट में कि परसों तक डिलीवरी हो जाना चाहिए 10 लाख पीस, तो फिर सर परसों तक डिलीवरी नहीं हुआ तो माना जाएगा परफॉर्मेंस पूरा नहीं हुआ। मतलब टाइम अगर मेंशन्ड है तो फिर वो जो टाइम स्पेसिफाइड है उसमें प्रॉमिस पूरा होना चाहिए। टाइम अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो बोलो, तो परफॉर्मेंस जब पूरा करेंगे तब पूरा मना है। नहीं बेटा जी ऐसे तो फिर हम 1 साल के बाद डिलीवरी दे तो चलेगा। आप हमको बोले नहीं थे कब तक डिलीवरी देने? नहीं अब आप हमको आए मेरे पास 3-4 दिन बाद, तो एक स्टैंडर्ड टाइम के। हाँ स्टैंडर्ड टाइम, यहाँ पे स्टैंडर्ड की जगह वर्ड यूज किया रीजनेबल टाइम। एक्ट शुड बी परफॉर्म विद इन रीजनेबल टाइम। अब सर ये रीजनेबल टाइम कैसे डिसाइड होगा? अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। हम 2 एग्जांपल देते हैं। आपका मिठाई का दुकान है, आपका ज्वेलरी का दुकान है एक्चुअली में। चलो हम आपके पास आया, हम बोला मेरे घर में शादी है 1 महीना बाद, ठीक है? आज वो है डेट कितना है? 28 जुलाई। मेरे घर में 28 अगस्त को शादी है। हम आपको बोला हमको 25 अगस्त तक एनी हाउ ज्वेलरी चाहिए, यहाँ डेट स्पेसिफाइड कर दिया है। अब अगर 25 अगस्त तक डिलीवरी नहीं हो तो हम लेने के लिए बाउंड नहीं है, माना जाएगा आप अपना परफॉर्मेंस पूरा नहीं किया। चलो ठीक, हम आपकी दुकान, सेकंड एग्जांपल, हम आपकी दुकान में आया, हम बोला मेरे घर में 28 अगस्त को शादी है। हम मेंशन नहीं किया लेकिन कब तक डिलीवरी हो जाना चाहिए, मतलब यहाँ पे टाइम स्पेसिफाइड नहीं किया। आपको क्या लगता है कब तक डिलीवरी हो जाना चाहिए? उसके बाद डिलीवरी एक्सेप्टेबल नहीं हो? बोलो आपको क्या लगता है? एग्जाम्पल रिपीट करते, मेरे यहाँ 28 अगस्त को शादी है, हम आपको मेंशन नहीं किया कब तक डिलीवरी हो जाना चाहिए, हम बस खाली इतना बोला मेरे घर में शादी है, हमको ज्वेलरी चाहिए, हम आपके यहाँ ज्वेलरी बुक करके चला गया, कब तक डिलीवरी हो जाना चाहिए? बोलो। अनुश्री चंद्रले का आवाज आ रहा है? चंद्रलेखा मेरा वॉइस आ रहा है? शादी के पहले तक अगर डिलीवरी करनी, हाँ यानी यहाँ पे कोई डेट नहीं बना क्या, लेकिन शादी के पहले तक डिलीवरी तो हो ही जाना चाहिए ना, तो यही रीजनेबल टाइम हो जाएगा सर। सर अगर मान लीजिए ऐसा कोई आप डेट भी नहीं बोल के आए शादी का, फिर 1 महीने के अंदर अंदर नहीं, ऐसे 1 महीना कैसे डिसाइड होगा? हम आपको कुछ नहीं बोल के आया। सुनो मेरा एग्जांपल में यहाँ पे क्या होगा सर, ये डिपेंड करेगा प्रोडक्ट कैसा है। प्रोडक्ट पेरिशेबल गुड्स है तो 1 या 2 दिन रीजनेबल टाइम हो सकता है। अगर फर्नीचर ज्वेलरी वगैरह ये सब है तो 1-2 महीना टाइम हो सकता है। घर वर है तो 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 1 साल भी हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है सर प्रोडक्ट एंड सिचुएशन। तो टाइम में इतना ही बात पढ़ने लायक है सर। प्लेस में क्या पढ़ने लायक है बेटा? कहाँ डिलीवरी दें आपको हम? या तो अगर आप प्लेस मेंशन कर दो, एग्रीमेंट में मेंशन कर दो, जैसे टाइम मेंशन किए थे कि 25 अगस्त तक डिलीवरी चाहिए, वैसे हम प्लेस मेंशन कर दिया मेरे घर पे डिलीवरी चाहिए। सर अगर प्लेस मेंशन नहीं किए तो फिर सेलर का ड्यूटी बनता है वो बायर से एक बार प्लेस पूछ ले बनने के बाद कि कहाँ डिलीवरी देना। टाइम के मैटर में आपका ड्यूटी नहीं बनता पूछना कब तक डिलीवरी देना, लेकिन प्लेस के मैटर में आपका ड्यूटी बनता है।
और अगर सर उसके बाद भी बायर प्लेस स्पेसिफाई नहीं कर पा रहा है तो फिर जहां कॉन्ट्रैक्ट हुआ वही प्लेस ऑफ डिलीवरी होगी। अगर आपके दुकान में बैठ के हम ऑर्डर दिया था वही प्लेस ऑफ डिलीवरी मान लेंगे कि अपना परफॉर्मेंस आप कर दिए, गुड्स वहाँ बना के रेडी कर दिया। और अगर मेरे घर पे आके आपका बात हुआ तो मेरे घर पे डिलीवरी दे दोगे, मेरे गोडाउन में बात हुआ तो गोडाउन में, मेरे ऑफिस में बात हुआ तो ऑफिस में। तो आइदर प्लेस मेंशन कर दो, आइदर प्लेस पूछ लो, या फिर जहां कॉन्ट्रैक्ट हुआ वही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया। ठीक है। हाँ। यहाँ पे आपके बुक में 2-3 पॉइंट बनाया कि जब टाइम मेंशन कर दिया या टाइम मेंशन नहीं किया। हाँ। ठीक है। हाँ, एक बात और है, परफॉर्मेंस इन मैनर और टाइम प्रेस्क्राइब बाय सैंक्शन बाय प्रॉमिसिंग। मैनर भी कई बार डिफाइन कर देते, कैसे डिलीवरी करनी। आप तेल का बिजनेस करते हो, ऑयल का, हम आपको बोला हमको पाउच में नहीं बॉटल्स में पैक करके दो, तो यहाँ मैनर स्पेसिफाई की है, फिर उस मैनर में परफॉर्मेंस होना चाहिए। हाँ। आप हमको बोले तो ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन पढ़ना है सर, तो फिर अगर हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो आप डिनाई कर सकते। हाँ। करना मत आप ही को दिक्कत हो जाएगा। हाँ वही। चलो अगला एक बात आता है, परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अब ये रेसिप्रोकल क्या होता है? बेटा आप हमको प्रॉमिस किया कि आप ज्वेलरी दोगे, हम प्रॉमिस किया आपको पैसा देगा, हाँ। तो प्रॉमिस के बदले जो प्रॉमिस मिले उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस। ठीक है। यहां पर एक बात ध्यान रखना, आप अपना परफॉर्मेंस पूरा करने के लिए कब बाउंड होगे या हम अपना परफॉर्मेंस पूरा करने के लिए कब बाउंड होगा। देखो बेटा जी, जो बात पहले बोला गया, यहां अगर बोला गया कि पहले ज्वेलरी दोगे तब पैसा मिलेगा, तो जब तक आप ज्वेलरी नहीं दोगे हम पैसा देने वाले परफॉर्मेंस के लिए बाउंड नहीं है। और अगर उल्टा बोले, अगर आप पहले पेमेंट करोगे तब ज्वेलरी मिलेगा, तो फिर आप जब तक पेमेंट नहीं मिले तब तक ज्वेलरी देने के लिए बाउंड नहीं। तो जिस पार्टी का पहले प्रॉमिस है, अगर वो प्रॉमिस पूरा नहीं हो तो दूसरा प्रॉमिस तब तक बाउंड नहीं। यहाँ पे एक और बात बोला, अगर कोई मल्टीपल प्रॉमिस है तब क्या होगा? तो पहले करेगा, तो हाँ, लास्ट में वो वही बात है। हाँ, एक बात और काम का बात है, अगर इसमें से एक प्रॉमिस लीगल और एक इलीगल है तो हम आपको 2 प्रॉमिस किए हैं, आप हमको 10 लाख रुपया दोगे, हम बदले में आपको 2 लाख का एक बंदूक देगा और 8 लाख का एक घर देगा। बोलो बोलो सर, अगर दोनों परफॉर्मेंस को सेपरेट किया जा सकता है, हाँ। तो फिर जो लीगली वैलिड है वो परफॉर्म हो जाएगा, जो इनलीगल है वो इनवैलिड हो जाएगा। इनका परफॉर्म करना जरूरी नहीं है। हाँ। लेकिन सेपरेट नहीं कर सकते तो फिर दोनों ही परफॉर्म। ठीक है। हाँ। अगर कोई कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है तो सर जब तक वो कंटिंजेंट कंडीशन हैपन नहीं हो जाए या नॉट हैपन नहीं हो जाए, जैसा भी बात बोला गया है, तब तक परफॉर्मेंस जरूरी नहीं है। जैसे वो हैपनिंग हो जाए या नॉन हैपनिंग हो जाए तब परफॉर्म करना पड़ेगा। हाँ। टाइम एसेंस वाला बात पढ़ ही लिए, फेलियर वाला बात हो गया। हाँ, अगला और आखिरी टॉपिक इस चैप्टर के लिए और आज के क्लास के लिए भी, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। पेमेंट कैसे डिसाइड होगा बेटा? ज्वेलरी का 2.5 लाख देना है कि 3 लाख की 2 लाख, कैसे डिसाइड होगा? सर या तो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम में मेंशन कर लो, हाँ। जनरली वही होता है ना दुनिया में। आप कोई सामान लेने जाते हो तो आप दुकानदार से पूछते हो इसका कितना दाम, दुकानदार बोलता है इसका इतना दाम, फिर आप नेगोशिएट करते हो, बार्गेनिंग, बार्गेनिंग के बाद फाइनल प्राइस डिसाइड हो जाए तो वही प्राइस होगी। मतलब सर कॉन्ट्रैक्ट के टाइम में या तो प्राइस डिसाइड हो जाए, लेकिन बेटा कभी कभी ऐसा भी कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ प्राइस डिसाइड करना मुश्किल है। सर ऐसा क्यों? बेटा जी कभी कभी ये हो जाता है, हम आपको तोड़ के, मान लो आपका ऑयल का फैक्ट्री, हम आया आपके यहाँ ऑर्डर देने, हम बहुत बड़ा होलसेलर है, हम आपको बोला अगले 1 साल तक हर महीना आप हमको 200 पैकेट्स ऑयल डिलीवर करोगे। हाँ। तो बेटा जी आज ही पूरे साल का प्राइस डिसाइड नहीं हो सकता, क्योंकि हर महीना जो ऑयल का प्राइसिंग होगा वो बदल सकता है। हाँ। तेल का दाम तो अप डाउन होता रहता है ना।
जनरली, और बहुत तेजी से अप डाउन होता है सर। आटा वगैरह दाल वगैरह का उतना अप डाउन नहीं होता, लेकिन तेल वगैरह का बहुत तेजी से अप डाउन होता है। तो सर आज पूरे साल का प्राइस कैसे डिसाइड करें? अगला महीना जो डिलीवरी देंगे, उसके अगले महीने जो डिलीवरी देंगे, उसके अगले महीना, ऐसे करते करते 12 महीना तक जो डिलीवरी देंगे उसका आज प्राइस फाइनल करना पॉसिबल नहीं है ना? तो वहां क्या करें सर? मैनर डिसाइड करें, तरीका बुक कर लीजिए, भाई इस तरीके से प्राइस डिसाइड करें सर। जैसे बोलेंगे उस टाइम का मार्केट प्राइस, या हम होलसेल में ले रहा है तो उस टाइम का मार्केट प्राइस -10% ट्रेड डिस्काउंट। तरीका डिसाइड कर लिए ना, उस दिन का जो भी मार्केट प्राइस होगा उससे कम 10% ट्रेड डिस्काउंट पे दोगे आप। जब जब डिलीवरी करोगे हर महीना, उस डिलीवरी डेट के दिन जो भी मार्केट प्राइस होगा उसमें आप 10% डिस्काउंट दे के हमको डिलीवरी दो। बात क्लियर? हाँ। चलो सर, अगर ये भी नहीं बनना, मैंने डिसाइड हुआ ना प्राइस डिसाइड हुआ, आप क्या करें? हाँ ठीक है, तो बोलो अगर न तो सर मैंने डिसाइड हुआ ना प्राइस डिसाइड हुआ, तब एक काम कर सकते हैं, आपने बोल सकते हैं थर्ड पार्टी हमारा प्राइस फाइनल करके दे। जैसे मान ले आप हमको उतना नहीं जानते, हम आपको नहीं जानते हो, बट आपको भी अनुश्री बहुत अच्छे से जानती है, हमको भी अनुश्री बहुत अच्छे से जानती है। हम लोग बोले अनुश्री हमारा प्राइस डिसाइड करे। सर ऐसा कौन करता है रियल लाइफ? बेटा ऐसा कोई नहीं करता, बट ये तो करता है कि एक्सपर्ट आएगा, वैल्यूएशन ऑफिसर, और वो वैल्यू करके प्राइस बताएगा। एक बिल्डिंग बेच रहे हो आप हमको, मेरा आपका बात हुआ कि आप एक बिल्डिंग आपका वो हम 1 साल के बाद खरीदेगा, आप भी बोले प्राइस कितना आज डिसाइड नहीं हो रहा, ना मैंने डिसाइड हो पा रहा। कहाँ पर हम क्या डिसाइड किए? एक वैल्यूएशन ऑफिसर आएगा, वो जो प्राइस देगा वही प्राइस फाइनल मान लेंगे। तो यानी हम लोग प्राइस डिसीजन थर्ड पार्टी के ऊपर छोड़। सर ये थर्ड पार्टी जो प्राइस फाइनल करेगा वही हमारा प्राइस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप बदमाशी करो या हम बदमाशी कर रहे हो, उसको प्राइस डिसाइड नहीं करने दे रहे, तब ऑफिसर आता है, उस दिन आप बाहर भाग जाते हो। केस तो ठीक है, केस तो बात हो गई सर। यहाँ पे जो पार्टी बदमाशी कर रहा है वो दूसरे पार्टी को कॉम्पनसेशन दे, ठीक है? हाँ। ये था प्राइस के बारे में 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्राइस डिसाइड कर लीजिए सर, या प्राइस डिसाइड करने का तरीका डिसाइड कर लीजिए सर, या फिर अगर थर्ड पार्टी के ऊपर बात छोड़ रहे हैं तो फिर वैल्यूएशन ऑफिसर आएगा, जो भी आएगा वो थर्ड पार्टी वो डिसाइड करेगा। और अगर सर उसका प्राइसिंग डिसाइड करने में कोई बदमाशी किया, नहीं करने दे रहा उसको प्राइस डिसाइड, जो पार्टी बदमाशी कर रहा है तो दूसरे पार्टी को यानी एग्राइव्ड पार्टी को कॉम्पनसेट करेगा।